हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। मैं संजय बिंदल अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब घर पर अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे और इस लॉकडाउन की स्थिति में अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 12th क्लास से केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम था डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स, और जिसमें अपन कई सारी बातें कर चुके थे। और कल मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था आपका जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनके जो चुंबकीय गुण हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। आशा करता हूं कि मेरी वाली जो बातें बताई गई बातें वो आपको समझ में आ रही होंगी और आप उनको ध्यान में दिया होगा। तो अपने सिलेबस को आगे लेते हुए आज अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे, और आज इस वीडियो में हमारा ये जो डी ब्लॉक वाला पोर्शन है ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपन अपनी शुरुआत करेंगे अपन किससे, ए ब्लॉक के एलिमेंट से। तो चलिए अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास में इस चैप्टर को फटाफट से खत्म करते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज अपने एक और डी ब्लॉक के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है उत्प्रेरकीय गुण। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, हम जानते हैं कि उत्प्रेरक के बारे में हम खूब सारा पढ़ के आ रहे हैं बचपन से ही। ठीक है, कि उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया में कोई चेंज नहीं होने देते हैं, और हमें क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में उत्पाद प्राप्त करा देते हैं। हम ये सब उत्प्रेरक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, यानी कि जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, उनको एक और महत्वपूर्ण गुण होता है उत्प्रेरक, यानी कि वे उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व यानी कि डी ब्लॉक की धातुएं, जैसे कि आपका टाइटेनियम हुआ, वेनेडियम हुआ, है ना, आयरन हुआ, निकेल हुआ, इनके कुछ यौगिक, ठीक है, इनके कुछ यौगिक जैसे कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है आपके और भी कई सारे यौगिक हैं, वो क्या करते हैं कि कई सारी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। और इससे क्या होता है, हम किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि जो उत्प्रेरकीय गुण है, इसके माध्यम से अपन उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं से अपन क्या करते हैं, प्रयोगशाला में ही बनाते हैं नए प्रोडक्ट, बल्कि क्या करते हैं, बड़े लेवल पे, उद्योग लेवल पर अपन क्या करते हैं, उन उत्प्रेरकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण ले लो, चलो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण में प्लांट में अपन क्या करते हैं कि जो संपर्क कक्ष विधि है अम्ल निर्माण करने की, उसमें अपन क्या करते हैं, तुम्हारा SO2 को SO3 में बदलने के लिए अपन उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपना जैसे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में अपन क्या करते हैं, तुम्हारा प्लेटिनम उत्प्रेरक को अपन इस्तेमाल लेते हैं, जो क्या करती है, अमोनिया के संश्लेषण को काम में लेती है। ठीक है, ऐसे अपन कई सारे यूज करेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो उत्प्रेरक हैं, उन उत्प्रेरकों का क्रियाशीलता दिखाने का कारण क्या है, ये किस कारण से आपके उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो जो डी कक्षक हैं, यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, एक तो उनके पास क्या होता है, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता उसका कारण क्या है कि एक तो जो रिक्त डी कक्षक हैं वो उपलब्ध रहते हैं, दूसरा ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, इनका उत्प्रेरकीय गुण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने रिक्त डी कक्षकों का उपयोग करते हुए क्या करते हैं, किसी भी क्रिया कारक के अणुओं के साथ क्रिया करते हैं और अपने रिक्त कक्षकों को उपलब्ध करते हुए उनसे क्या करते हैं, एक मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं जो कि अस्थायी होता है, और वो क्या करता है, उत्पाद में टूटता है बाद में, जिससे क्या होता है कि उस पर उत्पाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिससे क्या होता है, इसकी जो सक्रियण ऊर्जा है उसके मान में कमी हो जाती है, और सक्रियण की ऊर्जा में कमी होने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या होता है, उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा।
तो इन दो कारणों की वजह से क्या होता है, हमें कोई भी डी ब्लॉक का तत्व है या धातु है, उनके मिश्रण है, यौगिक हैं, वो क्या होते हैं, उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे टंगस्टन हुआ, आयरन हुआ, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा में कमी लाते हैं और क्रियाकारक को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। किस कारण से? एक तो इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कक्षक उपलब्ध होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इनके पास परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। आप जानते हो कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कोई +1 दिखाता है, मैंने आपको बताया था ना, +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे उस वाली वीडियो को देख करके देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कैसे ये संकरण श्रेणी तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ये क्या करते हैं, अपनी अपनी नेचर शो करते हैं, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करते हैं, जो क्या होता है, डी ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जिसके माध्यम से अपन क्या करेंगे, उत्प्रेरक के गुणों को समझेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो संपर्क कक्ष विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 के निर्माण की संपर्क कक्ष विधि जिसमें अपन क्या करते हैं, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, क्योंकि ये क्या है, वेनेडियम का एक ऑक्साइड है और ये क्या है, एक द्विअंगीय यौगिक है। ये क्या है, आपका बाइनरी कंपाउंड है, द्विअंगीय यौगिक है। क्या ये द्विअंगीय यौगिक है, जिसमें एक डी ब्लॉक की धातु है, एक आपका अधातु है। ठीक है, तो बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा, बस आप ये समझ लो कि जिनका निर्माण दो प्रकार के तत्वों से मिलकर होता है वो आपके द्विअंगीय यौगिक बाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। देखिए कि जो H2SO4 का निर्माण है, इसमें संपर्क कक्ष विधि के द्वारा करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको अपन को SO3 में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो SO2 है उसका ऑक्सीकरण वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की सहायता से करते हैं, जो क्या करता है कि SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि क्या होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में काम आती है। देखो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, टाइस SO2 प्लस O2 इजिकल टू ट्वाइस SO3, जिसमें अपन क्या करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से क्या होता है, इसको ऑक्सीजन दे देता है ये, जिससे क्या होती है, SO2 की सतह पर O2 अधिशोषित हो जाती है और क्या हो जाती है, SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि ये औद्योगिक लेवल पर कर रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में डी ब्लॉक का धातु का इस्तेमाल हो रहा है, किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। तो इस तरह से मित्रों अपन क्या करते हैं, उत्प्रेरक के गुणों के बारे में स्टडी करते हैं। अम्लों की बात चल रही है, तो इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। आपने नाइट्रिक अम्ल का नाम सुना होगा, नाइट्रिक अम्ल का नाम सुना होगा। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की जो तुम्हारी विधि है, निर्माण की जो ओस्टवाल्ड विधि है, ओस्टवाल्ड विधि, इसमें भी अपन क्या करते हैं, अमोनिया और ऑक्सीजन के संयोग से क्या करते हैं, NO का निर्माण करते हैं, जो क्या होती है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में काम आती है। ठीक है, जिसमें अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, अपन प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अमोनिया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से संयोग करती है किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में, और लगभग अपन टेम्परेचर रखते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे क्या बन जाता है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, जो आपको क्या इस्तेमाल देता है, नाइट्रिक अम्ल निर्माण में उपयोग में आता है। ठीक है, तो जो ओस्टवाल्ड विधि है उसमें क्या करते हैं, अमोनिया के साथ अपन किसको मिलाते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं। अमोनिया और ऑक्सीजन के संयोग से क्या होता है, आपका NO का निर्माण होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो किस काम आती है, आपकी HNO3 के निर्माण में काम आती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन बड़े लेवल पे क्या करते हैं, अम्लों का निर्माण करते हैं, जिसमें अपन क्या इस्तेमाल ले रहे हैं, डी ब्लॉक की धातुओं को इस्तेमाल में ले रहे हैं। ठीक है, ना तो की बात क्लियर है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देता हूं।
देखिए, आप सबने हेवर विधि का नाम खूब सुना होगा। हेवर विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा हेवर विधि। हेवर विधि में अपन क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अपन लेते हैं और उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, आपका अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, हेवर प्रोसेस कहते हैं। ये बड़े लेवल पर करते हैं अपन, ठीक है। और हेवर विधि के निर्माण में अपन किसका इस्तेमाल लेते हैं, आपका Fe और MO का इस्तेमाल लेते हैं। देखिए, N2 + 3H2 = 2 NH3 अपन यहाँ लेते हैं Fe और MO, मॉलिब्डेनम। अपन इन दोनों का इस्तेमाल लेते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं, अमोनिया संश्लेषण के निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, हेवर विधि। जिसे अपन क्या कहते हैं, हेवर विधि, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण भी करते हैं। आपने देखा होगा कि एथीन से पॉलीएथीन बनाना, एथीन से पॉलीएथीन बनाने में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। एथीन से पॉलीएथीन बनाने के लिए पॉलीएथीन बनाने के लिए देखिए, अपन क्या करते हैं, कोई भी एथीन ले लेते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया, ठीक है। इसका अपन इस्तेमाल लगाएंगे TiCl4, और TiCl4 का मतलब क्या है, यहाँ पर अपन इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको अपन जिगलर-नाटा उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिगलर-नाटा उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल लेते हैं अपन इसे, TiCl4 को, और जिससे अभी क्या बन जाती है, पॉलीएथीन बन जाती है। क्या बन जाती है, आपकी पॉलीएथीन बन जाती है, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, एथीन से पॉलीएथीन का निर्माण करते हैं, जिसमें अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या है, टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड होता है, चतुष्क लवण होता है, ठीक है। इस तरह से अपन करते हैं। एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जो जैसे अपन बात करें आपकी फेंटोन अभिकर्मक की, जो फेंटोन अभिकर्मक है, फेंटोन अभिकर्मक बोलते हैं अपन किसको, FeSO4 + H2O2 को, ठीक है। FeSO4 + H2O2, इसका मिश्रण आपका क्या कहलाता है, फेंटोन अभिकर्मक कहलाता है। और फेंटोन अभिकर्मक किस काम आता है, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में काम आता है, एल्कोहलों से एल्डिहाइड बनाने में काम आता है, ठीक है। क्या काम आता है फेंटोन अभिकर्मक, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में, एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन में काम आता है, ठीक है। और मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा आपका, कि जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी निर्माण होता है, यानी कि जो डालडा का निर्माण होता है, वो फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पर ये चीजें बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये तो बेसिक सिंपल है, देखो इसमें ज्यादा समझाने वाली बात तो कुछ है नहीं, अपना टॉपिक है इसलिए अपन इसको लेके चल रहे हैं। देखो, हाइड्रोजनीकरण का आपने सबने नाम सुना होगा, ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी यानी कि डालडा का निर्माण। देखो, हम कोई भी एक असंतृप्त यौगिक ले लेते हैं, ठीक है। असंतृप्त से अपन क्या नहीं, संतृप्त पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी असंतृप्त तेल ले लिया अपन ने, है ना, और असंतृप्त तेल को अपन क्या करेंगे, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो संतृप्त में यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, डालडा के नाम से या वनस्पति घी के नाम से जानते हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूं पहले आपको। मेरे पास कोई भी एक डबल बॉन्डेड असंतृप्त कंपाउंड है,
ठीक है, ये हमारे पास असंतृप्त तेल, ठीक है, इसका अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करते हैं, और किसकी उपस्थिति में करते हैं अपन, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं अपन इसका इस्तेमाल, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कर रहे हैं। ठीक है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है कि एक एक H जोड़ दो बस, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CH2 CWR। कार्बन की वैलेंसी पूरी है 2 3 4 2 3 4। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, वनस्पति घी यानी कि डालडा। और इसको अपन जानते हैं किसके नाम से, हाइड्रोजनीकरण के नाम से इस अभिक्रिया को अपन जानते हैं। एल्कीनों की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह हाइड्रोजनीकरण। जब यूनिट आएगी एल्कीन्स वाली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जब वहां पर सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण अपन इस तरह से करते हैं, जिसका अपन क्या करते हैं, अपन निकेल उत्प्रेरक को इस्तेमाल में लेते हैं। ये तो आपका कैसा है, डबल बॉन्डेड है, असंतृप्त है। ठीक है, और जो सिंगल बॉन्डेड होता है, एक कार्बन बंध वाला होता है, उसे अपन कहते हैं संतृप्त। ये सब कैसे हैं, सैचुरेटेड हैं, संतृप्त हैं ये। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं सिंपल से रूप में। हाइड्रोजनीकरण को अपन ऐसे भी दे सकते हैं, मेरे पास ये एल्कीन है, इसका अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजनीकरण कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में। तो बस क्या करना है, एक एक H जोड़ दो। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्कीन से एल्कीन बन गया। ये आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए, उन सब में अपन क्या कर रहे हैं कि जो डी ब्लॉक की धातु हैं उनका इस्तेमाल अपन किसके रूप में कर रहे हैं, उत्प्रेरक के रूप में अपन उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मैं देखो आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि आपने सबने नायलॉन 66 का नाम सुना होगा। ठीक है, नायलॉन 66 एक बहुलक है जो काम आता है बहुत सारी चीजें बनाने का, प्लास्टिक से संबंधित चीजें बनाने का काम आता है। तो नायलॉन 66 का जो मुख्य घटक है वो होता है आपका एडिपिक अम्ल। ठीक है, तो एडिपिक अम्ल के निर्माण में अपन एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल लेते हैं, वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, और अपन क्या करते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेनॉल है और जो साइक्लोहेक्सेन है उसका अपन क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे क्या होता है आपका एडिपिक अम्ल का निर्माण होता है। और एडिपिक अम्ल के निर्माण में आपका क्या काम आता है, आपका नायलॉन 66 के निर्माण में आपका एडिपिक अम्ल काम आता है। देखिए हमने क्या लिया, साइक्लोहेक्सेनॉन लिया। ठीक है, ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, और इसके साथ अपन लेते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, हम क्या करते हैं, बस इसका ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करते हैं। कॉपर और बेनेडियम को अपन इस्तेमाल करते हैं किसके रूप में, एज ए उत्प्रेरक के रूप में, एज ए कैटालिस्ट के रूप में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, एडिपिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए ये CWH और ये CWH, ये आपका है एडिपिक अम्ल। ये क्या है आपका एडिपिक अम्ल, जो क्या आता है आपका नायलॉन 66 का मेन घटक है, जो नायलॉन 66 के निर्माण में काम आता है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें अपन क्या करते हैं, उत्प्रेरकों को, डी ब्लॉक के तत्वों को उत्प्रेरकों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रानिन निकेल हुआ, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जिगलर नट उत्प्रेरक हुआ, फेंटन अभिकर्मक हुआ। मैंने आपको यहाँ पर कई सारी बातें बता दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने एग्जाम्पल्स बहुत हैं जो क्या बता रहे हैं आपको, डी ब्लॉक के तत्वों को उत्प्रेरक के गुणों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है,
अब जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया है वो दो प्रकार से भी होती है। उत्प्रेरक आप जानते हो समांग उत्प्रेरक और विषमांग उत्प्रेरक दोनों प्रकार से बिहेव करते हैं, दोनों प्रकार से काम करते हैं। यानी कि उत्प्रेरक के गुण दोनों प्रकार से हो सकते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो भी दोनों प्रकार से अभिक्रिया में भूमिका अदा करते हैं, समांगी और विषमांगी में। समांगी उत्प्रेरक, दूसरा है आपका विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक में तो क्या होता है कि जो उत्प्रेरक है और जो क्रिया कारक है उन दोनों की प्रवस्थाएं एक ही जैसी होती हैं। ठीक है, और अधिकांश डी ब्लॉक के तत्वों में जो प्रवस्थाएं एक ही प्रकार के रूप में होती हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, धातु की सतह से यानी कि जो क्रिया कारक है उसकी सतह से जुड़ करके उसको रिक्त डी कक्ष उपलब्ध कराते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने का या ग्रहण करने दोनों प्रकार का नेचर शो करते हैं, जिससे क्या होता है इनकी प्रवस्था एक ही रहती है और ये समान उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा जो विषमांग उत्प्रेरक है उसमें अधिकांश आपके जो ठोस संकरण श्रेणी के तत्व यानी ठोस रूप में होते हैं और वे क्या करते हैं जिसमें उनकी जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी कि क्रियाकारक का प्रावस्था अलग होती है और उत्प्रेरक की प्रावस्था अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो संकरण श्रेणी तत्व हैं वो समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार से अपना भूमिका अदा करते हैं, दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो उत्प्रेरकों के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा मैं, इससे ज़्यादा डिटेल 12th क्लास में उपलब्ध नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि अपन क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कई सारी बातें बता दी, कई सारे एग्जांपल्स बता दिए। तो इस तरह से हमारा जो डी ब्लॉक का चैप्टर है वो खत्म होता है। एक प्रकृति और रह गई है धात्विक प्रकृति, जिसमें आपकी धात्विक प्रकृति में आपकी BCC, FCC और SCC ये 3 प्रकार की संरचनाएं शो होती हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ठोस अवस्था वाला चैप्टर, वहां पर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हमारा जो डी ब्लॉक वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ बता सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को वहाँ पर बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को जरूर पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलते हैं जल्द एफ ब्लॉक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, नमस्ते, जय हिंद।